जय महेश। पधारे सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन श्री नगर मेशी सभा के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की परिचर्चा, जैसा कि आपको ज्ञात है, इस पिछले 1.5-2 साल के अंदर कोविड के कार्यकाल में जो अपन ने उठावने, मृत्यु भोज, शादी या जो भी अपने सामाजिक रीति रिवाजों को अपन ने निभाया है, क्या इनको आगे और पीछे इसी तरह से निभाया जा सकता है या क्या कर सकता है? कोई वाद विवाद का विषय नहीं है ये एक सामाजिक उत्थान का विषय है। तो इस पे जो भी अपने विचार हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने समाज को अवगत कराना चाहेंगे, ताकि एक समाज को दिशा मिल सके। इस परिचर्चा को चालू करने से पहले इस महामारी में अपने महेश्वरी समाज के कई प्रबुद्धजन, कई वरिष्ठजन, कई सामाजिक कार्यकर्ता व अपने समाजजनों ने अपने श्री चरणों में प्राप्त हुए हैं, अपनी जानें गंवाई हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि उन सभी पुण्य आत्माओं की मोक्ष प्राप्ति के लिए 1 मिनट का मौन रख उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति शांति शांति। परिचर्चा को मूर्त रूप में लाने के लिए हमारे शिक्षाविदित, हमारे मार्गदर्शक व कई समय पे हमारे को उचित सलाह देने वाले श्री जगदीश जी कोकटा साहब से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया मंच को आगे बढ़ाएं और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। जय महेश। मैं जगदीश कोकटा, संयुक्त मंत्री बद्रीलाल सोनी, माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केंद्र। परिचर्चा 2021 का विषय ही यह है कि कोविड से हमने क्या सीखा है। माहेश्वरी समाज एक औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां संपादित करने वाला वणिक समाज है। उसकी ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत ज़बरदस्त रही है। सीमित परिवार और सीमित जनसंख्या का ये समाज देश में अपना महत्व स्थान रखता है। मैं अपनी ओर से अपने विचार आपके सम्मुख रख करके माइक को जो भी वक्ता हैं उन्हें हस्तांतरित करूंगा। समाज का हर व्यक्ति 2 प्रकार की बुराइयों से ग्रसित हो गया, देखा देखी और दिखावा। आज की परिचर्चा में हम सब बिंदुओं पर विचार न करके केवल विवाह समारोह और मृत्यु भोज और उठावने की रस्म पर हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, ताकि कम से कम व्यय में हम अधिकतम लाभ उठा करके उस बचे हुए पैसे का उपयोग गरीबों के उत्थान के लिए या परिवार की लिविंग के लिए या परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यय कर सकें। हमारा ध्येय ये होना चाहिए। हमें आज विचार करना चाहिए कि हमारे पास अगर है तो हम खर्च करें, नहीं तो इन कार्यक्रमों को सादगी से संपन्न करें। कोविड हमें ये पर्याप्त और महत्वपूर्ण सीख देता है कि आपको अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए, अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अनावश्यक देखा देखी नहीं करनी चाहिए। इन संस्कारों को बहुत सहज और सामान्य तरीकों से संपादित करना चाहिए और बचे हुए पैसे को आप सामाजिक उत्थान, परिवार के कल्याण और बच्चों की शिक्षा और अच्छे कार्यों के लिए आप व्यय करिए। इस परिचर्चा में एक विषय और अपने जोड़ा हुआ है। क्योंकि अपन सब व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इस कोविड महामारी में जो आर्थिक विषमताएं आई, उनको भी अपन आपस में चर्चा करके कैसे अपन इसको आगे मैनेज कर सकें, ताकि अपनी एक सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। कोविड महामारी के उपरांत जो बदलाव आए हैं सामाजिक क्षेत्र में, कई अच्छे भी थे और कई अच्छे नहीं भी थे। तो जहाँ तक मृत्यु से संबंधित कार्यक्रमों का सवाल है, हम सीमित व्यक्तियों के बीच में बिना किसी दिखावे के उठावने के कार्यक्रम को बंद करते हुए, मृत्यु भोज को बंद करते हुए इन कार्यक्रमों को संपादित कर सकते हैं और करना चाहिए, उनको कैरी ओवर करना चाहिए। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि जब दाह संस्कार में भी जब जाते थे, पहले 100 जने, 150 जने, 200 जने जाते थे, खाली 30-40 आदमियों का समूह ही उस दुख से ग्रसित था, बाकी सब आदमी पीछे गपशप करते चलते हैं। वो खाली प्रदर्शन मात्र था। तो ये कुरीति बंद हो गई है, इसको कैरी ओवर करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक शादी और अन्य सामाजिक रीति रिवाजों का प्रश्न है, उनको इतने न्यून में किया जाना संभव मेरी ओपिनियन में नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे परिवार के कई पीछे की जनरेशन बच्चे हैं जो भीलवाड़ा और हमारे
पेरेंट्स से बाहर रहते हैं, दूर दूर स्थानों पर रहते हैं, वो अपने परिवार को जानते समझते तक नहीं है। एक सामाजिक कार्यक्रम ही ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके बहाने परिवार का आपसी मेल मिलाप संभव था। न तो शोक में आ सकते हैं, न खुशी में आ सकते हैं। हम 2-4 जने मिलकर के 50-100 जने मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से पारिवारिक में दूरियां बढ़ती जाएगी और जो हमारी सामाजिक परंपरा हिंदुस्तान की उससे हम दूर होते जाएंगे। इसलिए मेरी ओपिनियन के अंदर शादी विवाह के कार्यक्रम एक इससे बढ़िया होने चाहिए, कोविड पीरियड में हुए उससे थोड़े से अच्छे होने चाहिए, प्रदर्शन निश्चित रूप से कम होना चाहिए। तो जैसा कि परिचर्चा का विषय है तो मैं अपने विचारों से कहना चाहूँगा, जहाँ तक दाह संस्कार की बात है तो दाह संस्कार में जो संख्या गवर्नमेंट ने निर्धारित की उसी अनुसार 20 या 30 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। और अगर किसी को जाना भी है तो 2 मिनट जाए और लकड़ी देकर निकल जाए। उससे कोरोना गाइडलाइन की पालना होती रहेगी और अनावश्यक समय खराब नहीं होगा, हम अपने समय की बचत कर पाएंगे। मृत्यु भोज का जहाँ तक सवाल है उस पर पहले से ही गवर्नमेंट की रोक है और हमें मृत्यु भोज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम अपने परिवारजनों के नाम से उनकी स्मृति में कोई न कोई अच्छा कार्य करें, किन्हीं की मदद करें। और जहाँ तक उठाने का है, मेरा ये मानना है कि वर्तमान में जिस तरह कोरोना महामारी चल रही है और आने वाले समय तक कब तक चलेगी इसका भी कोई हम कह नहीं सकते हैं। तो हमें ऐसे समय में एक साथ इकट्ठे नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, किसी भी ऐसे माध्यम का उपयोग करना चाहिए कि हम घर बैठे उनको सांत्वना दे सकें। उससे हम अपने स्वयं को बचाएंगे और उनको भी अपन बचा सकेंगे। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन आता है शादी विवाह मृत्यु भोज, उसके बाद में जो भी आयोजन अन्य आयोजन हैं उनके बारे में मेरा ये मानना है कि हमें वर्तमान में कोरोना महामारी का पालन जो हमने किया है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए और जो भी समारोह किसी भी प्रकार का हो उसमें संख्या को सीमित रखना चाहिए। तभी हम इस बीमारी से और इन व्यवस्थाओं से जीत पाएंगे, पार पाएंगे। मृत्यु भोज और विवाह समारोह पर उठाने पर जो चर्चा की जा रही है, विवाह समारोह निश्चित रूप से एक भीलवाड़ा में एक बहुत बड़ा एक प्रचलन हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करने का। इसका एक सादगी से मनाना चाहिए और मेरा एक निवेदन है, यहाँ सभी पदाधिकारी भी विराजमान, महिला मंडल भी है, नगर सभा से मेरा अनुरोध है कि इसमें एक नियमावली आचार संहिता बनानी चाहिए और क्षेत्रीय सभा के माध्यम से इसको धीरे धीरे प्रयास किए जाने चाहिए। आप अगर धीरे धीरे प्रयास करेंगे, जहाँ जहाँ सामाजिक भवन है उसको आप एक प्रतिबद्धता कर सकते हैं कि भाई जो सामाजिक संबंधन के हिसाब से जो सामाजिक सादगी से कार्यक्रम करेंगे उसको आवास भूमि जो भवन है उसको आवंटन हम करेंगे और उसको आरक्षित करेंगे। ये एक धीरे धीरे प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आप चाहेंगे 2-4 महीने में होना ये संभव नहीं है, इसको आपको 1-2 साल निश्चित रूप लगेंगे। आज निमंत्रण देने का तरीका भी बहुत चेंज हो गया। आप देखिए निश्चित रूप से सब परिवार का निमंत्रण आता है, जबकि मेरा उस परिवार से ज़्यादा केवल उस मुखिया तक ही है, लेकिन आज निमंत्रण देने का तरीका भी अलग हो गया। सपरिवार लिख देते हैं, उसका आकलन नहीं है भाई इसको सपरिवार बुलाना या नहीं बुलाना, जबकि जाएगा सिंगल, लेकिन तरीका भी एक अलग बुलाने का तरीका, इसको भी एक विचार करना चाहिए। उठावनी की रस्म में भी मेरा एक निवेदन पुनः है कि इसका भी एक वापस नया तरीका निकाला जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर भीड़ नहीं हो और कोरोना महामारी से सीख ले, ये भी एक होना चाहिए। निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ी है हमारी उसको भी एक संस्कारित करने के लिए अच्छे संस्कार दें, ये भी एक हमें होना चाहिए। इन्हीं सभी कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे युवा पीढ़ी उनको संस्कार मिलते हैं भाई हमें कैसे कैसे सामाजिक रीति रिवाज जो परिवार में रहना चाहिए है। मैं जिला मंत्री देवेंद्र सोमानी। मैं आज इस परिचर्चा में एक सुझाव देना चाहूँगा। जो होड़ अपन विवाह समारोह और इसमें कर रहे हैं उसमें सभी को जैसे 50% 60% कटौती करके सामाजिक विषमताओं वाले परिवार या फिर ज़रूरतमंद को मुख्य धारा में लाने के लिए उसमें अपन इसमें डाल सकते हैं, तो परंपराएं भी जीवित रहेगी, शादी और ये सब समारोह भी रहेंगे और ये इन चीज़ों में भी अपने समाज के जो पिछड़े ज़रूरतमंद को मुख्य धारा में लाने के लिए अपन को उनको आगे लाना है, तो ये अपन इसको बैलेंस करके ऐसा कर सकते हैं। और नहीं, आपने नहीं कहा, अपन चल ही रहा है ना 50 का अभी, तो उसमें भी विवाह समारोह तो हो ही रहा है, 11 में भी हो रहा है। पर अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो क्या अपने बच्चे जो बाहर रहते हैं उनको अपनी परंपराएं कैसे रीति रिवाज होते, नहीं तो आगे ये प्रथा ही पूरी लुप्त हो जाएगी। अपन ये नहीं कहते कि आप 2000 का खाना करिए, पर अपन उसको 500 में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और मृत्यु भी तो वास्तव में बंदी होना चाहिए। ये जो अपने दोवरा वगैरह सब आते हैं ना, कोई मतलब नहीं है, काकी का आ रहा, दादी का आ रहा, नानी का आ रहा, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। और व्यर्थ में ही ये सब बांटना करना यूँ ही फिजूल खर्ची है। और उठावने के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर होगा उसको अपन बिल्कुल बिना दिखावा करे भी करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि एक ही दिन सारे जन आ जाते हैं, उससे परिवारजन को भी थोड़ी शांति रहती। नहीं तो क्या हर टाइम कोई न आ रहा है, भले अपन समय देते हैं, उसके बाद भी लोग पूरे दिन कोई न आता ही रहता है, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई भी हो। और अगर इससे अपना पैसा बचेगा,
बिना दिखावे के, तो उससे अपन जो बिल्कुल निम्न आय वर्ग के माहेश्वरी समाज के बंधु हैं उनके लिए अपन पढ़ाई में या उनकी जो भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसमें अपन लगा सकते हैं। मैं डॉक्टर श्रीमती सुमन सोनी, नगर माहेश्वरी महिला मंडल उपाध्यक्षा। किसी को परवाह है ताज की, किसी को परवाह है आज की, जिंदगी बस वही जीता है जिन्हें परवाह है देश, राष्ट्र और समाज की। तो समाज की परवाह करते हुए जो आपने आज पॉइंट रखा है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इन सब की शुरुआत जो भी हम चाहते हैं कि ये हो, उस सब की शुरुआत हमको अपने से करनी होगी। सबसे पहले आप खुद सुधरें, फिर हम संसार को सुधार सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि हम खुद सुधार लाएं। जैसे विवाह पर अगर हम आते हैं तो विवाह को हम 50 में नहीं संपन्न कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू परिस्थिति, कि अभी जो परिस्थिति थी तो हमने 11 में भी निपटाया। और शादी में जो है जैसे मायरे पक्ष वाले हैं तो उसको हम उस फंक्शन में बुला सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। 2-3 फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमको सबको बुलाना होता है शादी में, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि पियर वालों को एक टाइम बुला लिया, किसी को किस टाइम बुला लिया, किसी को किस टाइम बुला लिया, ऐसे करके भी हम उसको संपन्न कर सकते हैं। एक ऐसा फंक्शन रखे जिसमें अपने समाज में या किसी और समाज में ऐसी कोई बच्चियां हैं उनको हम वहाँ बुला के और कुछ ऐसा उनके लिए कर सकते हैं कि उनको पढ़ाई के लिए चाहिए या उनकी शादी करनी हो तो वो फंक्शन हम उस अपने फंक्शन में कर लें, तो वो एक अच्छा सा फंक्शन हो जाए और उनको भी हेल्प हो जाए। ऐसा हम कर सकते हैं। अभी जैसे चलित उठावना जो चल रहा था उसमें भी ये होता कि दिखावा तो पूरा ही था। बहुत जगह हमने देखा है कि पूरा लाव लश्कर सब कुछ लगा होता है और बस एक जना जा रहा है, 1 घंटे तक चल रहा है, एक साथ इकट्ठे नहीं होके वो एक करके जा रहा है, लेकिन खर्चा उतना ही हो रहा था। ऐसा नहीं कि आप खर्चा नहीं कर रहे थे। दिखावा समाज में अभी भी जितना है, टेंट वेंट जो भी लग रहा है सब में खर्चा उतना ही हो रहा है, तो खर्चा कम करना है। संख्या कम होने से कुछ भी नहीं होने वाला। नगर अध्यक्ष भारती वाहिती, परिवर्तन संसार का नियम है, ये अपना गीता कहती है। तो इस महामारी ने भी अपने को ये सिखाया कि अपन कम खर्च में भी सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। शादी समारोह में अपनी स्थिति के अनुसार खर्च करें, मदद के लिए भी हाथ दें, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार अंधी दौड़ में न दौड़ करके और न कर्ज लेकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करें। पहले अपने समाज में ये मेहंदी, हल्दी, ये जो प्रोग्राम होते थे केवल परिवार वालों के साथ ही होते थे। अब अपन लोग तो सब देखा देखी होड़ा होड़ी कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है अपन अपनी सीमित में अपनी आय के अनुसार करें। और अभी हम लोगों ने बहुत अच्छा नगर महिला मंडल ने एक प्रोजेक्ट लिया है कन्यादान का। अपने समाज की जो भी कन्याओं की शादी के लिए पेरेंट्स के पास में ऐसा लगता है कि भाई वो नहीं कर पाएंगे, तो उसे महिला मंडल कर रहा है और अभी हमने अप्रैल में एक करा भी है ऐसा। राधे श्याम सोमानी, उससे तो मैं अभी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। भारती जी का जो भी है कि भाई मृत्यु बोझ बंद होना चाहिए, पर मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ मृत्यु बोझ कहाँ हो रहा है। मृत्यु बोझ वैसे ही जनरली सामान्य रूप से हम सब लोग बंद करते हैं, बंद ही रहता है। अगर हम सारे संगठन मिल कर के और हम निचले स्तर तक अगर ये व्यवस्था कर लेते हैं, मैं समझता हूँ अपनी संख्या ही पदाधिकारियों की सारे संगठनों में 1000 के आसपास आती है। अगर 1000 व्यक्ति ऐसा विचार कर लें, बहनें विचार कर लें, वो कोई भी समस्या नहीं है, हम उसको हल कर सकते हैं। लेकिन हमको पहले बैठकर ये गाइडलाइन बनानी होगी कि मृत्यु बोझ की संख्या क्या हो सकती है। अभी जो विचार आया था कि भाई शमशान घाट पर जो लोग जाते हैं, इसमें किसी को बुलावा नहीं होता है। एक भी हम सबको सोच लेना चाहिए, किसी का बुलावा नहीं होता है, स्वतः ही लोग जाते हैं और स्वतः ही उनको सांत्वना देने के लिए जाते हैं और उसमें उसका कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए इस पर तो कोई विचार ही नहीं करना चाहिए हमको कि भाई उसको कोई खर्चा हो रहा है, उसके जाने से कोई उसका जो खर्चा बढ़ गया घी का या किसी और का, ऐसा कुछ नहीं है। एक सांत्वना है और उसकी उपस्थिति हो गई। अब वो उठाने में आए नहीं आवे तो भी चल सकता है। इस चीज़ को हमको सोचना चाहिए। जहाँ तक उठाने का प्रश्न है, बिल्कुल सही है कि उसको घर पे किया जाना चाहिए और चलित उठावना रखना चाहिए, ताकि उपस्थिति भी हो गई, यद्यपि उसको समझ, लेकिन उसको सांत्वना भी तो मिलना चाहिए ना। उसका जो माइंड डाइवर्ट है, माइंड जो अभी उस पर लग रहा है कि मेरे से प्रेजेंट चला गया, उसको डाइवर्सन कैसे होगा? अगर समाज के कोई लोग नहीं जाएंगे तो उसका डाइवर्सन ही नहीं होगा। वो इसी भी विचार करता रहेगा 10 दिन 12 दिन जितने दिन उसको घर रहना है। तो जाना जरूर चाहिए, लेकिन उठावने को चलित में लाना चाहिए और ये समझ करना चाहिए कि सामाजिक संस्था या भवनों के बजाय अपने घर पे इसको कीजिए। जैसे विवाह प्रवृत्ति के सामूहिक विवाह को जैसे अभी करीब करीब बंदी हो गया, 2 कारण हो गए कि न तो हमारे ऐसे कार्यकर्ता रहे जो इतना इसको प्रचार कर सकें, बढ़ा सकें या उसको ला सकें, और
कुछ हम लोगों को दिखावा समझ लीजिए, उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। जो भी हुआ, खैर अगर ये प्रचलन वापस आता है तो बहुत सुंदर है, परंतु ये जब तक निचले स्तर से प्रयास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हायर स्तर पे हम चाहे कितनी बातें कर लें, लेकिन हमारी बात वहाँ की वहाँ बैठक में रह जाएगी। हमें इसको निचले स्तर तक पहुँचाने के लिए खुद को संकल्प होना पड़ेगा। युवा संगठन, महिला संगठन और संगठन, तीनों का दायित्व है। पहले तो अपने पदाधिकारियों पर ऐसा बैन लगाए कि वो इस तरह करें, या इसमें ऐसा प्रयास करें कि अगर आप इस नहीं मानते आचार संहिता को तो आपकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी, या आप पदाधिकारी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आपको ये संकल्प देना होगा। लेकिन एक चीज़ के लिए तो हमें संकल्प करना पड़ेगा कि हमें विवाह में मिठाई की संख्या क्या रखनी चाहिए या कुल आइटमों की संख्या क्या रखना चाहिए। अगर हम इसको प्रचलन में ले आते हैं तो भी आप बहुत कुछ उसके खर्चे को कमी मिला देंगे। परंतु जैसे मान लीजिए फिर भी कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि जैसे आप 4 मिठाई तय की और उसने 5 बना ली। मैं ये कहता हूँ उसके लिए संगठन को पेनल्टी लगा देनी चाहिए। 5,000 रुपये आपके ऊपर, अगर एक मिठाई आप बढ़ा रहे हैं 10,000 रुपये, तो ये जो अपने आप फंड्स आएगा, वो फंड्स आपके जो जिन कमज़ोर परिवारों की बेटियों के या बेटों के संबंध शादियाँ करानी है, वो अपने आप उसमें उपयोग हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मेहंदी की नई रस्म शुरू हो गई। आप बताएं कि पहले आपके समय शादियों में कितनी मेहंदी रस्म हुई? मेहंदी रस्म एक नई शुरू हो गई, इसको कैसे बंद करें? सबसे हल्दी मेहंदी जो भी है आप एक ही दे, उसका नया बढ़ा दिया ना। ऐसे उसको आपने ये क्या नाम, महिला संगीत हो गया, महिला संगीत हो गया ना, नया शुरू हो गया ना। हम खर्चे को कम क्या कर रहे हैं? नए नए पत्र ला रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि खर्चा जहाँ सामाजिक स्टेटस की या कुछ भी समझिए, मुझे अपने लड़की की शादी के लिए कुछ करना पड़ेगा, या मुझे लड़के की शादी के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मुझे समाज में व्यवस्था बैठे। बिल्कुल सामान्य साहब, और उस पर उसे विचार करना आदेश माना जाएगा बस। और बहुत जल्दी से अलग से एक मीटिंग अरेंज करके और इस तरह के प्रस्ताव उसके पास करने निर्णय का पूरा लेंगे, प्रयास किए जाएंगे। तभी हम और उसमें कुछ आपके कर मार्गदर्शन पाएंगे। के अंदर बिल्कुल हम उसमें सहयोग, बिल्कुल रहेंगे। सहभागी रहेंगे, सहयोग करने को तैयार रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीनदयाल मारू, जिलाध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट सभा भीलवाड़ा। पूरे अजमेर ज़िले में 16 आइटम फिक्स है, और मेरे सगे भाई के लड़के की शादी में गए, मगर वहाँ के जो पदाधिकारी हैं शाम को ठीक 6 बजे पेड़ लेकर के आए, वो छपा हुआ है। उसमें किसकी शादी है, सामने वाला कौन है और आइटमों की संख्या। उस पेड़ पर मेरे खुद भाई जी के 16 के बजाय 17 आइटम हो गई थी। उसमें डिस्प्यूट था केवल कचौरी और मिर्ची बढ़ेगा। अगले ने साहब कहा कि आप या फेंकने से तो ठीक है, केवल आप कचौरी ख़त्म करेंगे, उसके बाद मिर्ची बड़ा चल। मतलब इतनी सख्ती मैंने अजमेर ज़िले जो अपना बिल्कुल नज़दीक। तो अपन मेन मकसद अपना देखिए, जिनवन में एक बच्चा या एक बच्ची सबके है। बच्चियां बहुत जगह दूसरी जगह जाके आप अब एक जीवन में एक बच्चे की शादी कर रहे हो, और आप जिनसे व्यापारिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, लेन देन के रिश्ते हैं, तो उनमें आप एक आदमी को नहीं बुलाओ। मगर ये जो बड़ी होटलें, बड़े इवेंट्स, ये सब खर्चे कम होंगे यदि अपन 16 आइटम बनाते हैं। 200-250 रुपये प्लेट पड़ता है, और एक समाज के व्यक्ति या जो जिनसे रिलेशन है, बिजनेस हो, कैसे भी कोई महंगा नहीं पड़ता। मेन रोक होनी चाहिए 25 लाख की होटल, 20 लाख की होटल, 10 लाख के इवेंट्स, बाहर की पार्टियां, ये मेन रोक उस पर होगी। अभी जैसे आया शादी के खर्चों की बात, मैं शादी पे आऊँ उससे पहले मैं उठावना और जो मृत्यु भोज की बात चल रही थी, मैं जैसा मेरे अभी भारती मामी जी भी बोले कि हम गए जाते ही नहीं मृत्यु भोज में, मैं खुद भी नहीं जाती हूँ। ना 12 दिन के उसके खाने पे जाती हूँ, ना कार्यावर पे जाती हूँ, ना बाद में जो अपना बरसी होती है, तो जो खास ननियाल है या अपना ससुराल में है या पीहर में है, वहाँ तक मैं जाती हूँ। इसके अलावा मैं नहीं जाती। इवन जो अपना श्राद्ध में भी आजकल बहुत ज़्यादा खाना वगैरह बढ़ गए हैं, मैं वहाँ पे भी नहीं जाती। सिर्फ ननियाल और ससुराल और पीहर के अलावा जहाँ कहते हैं कि भी नाते दो तो इनको तो जाना ज़रूरी है, उनका मिलता है, वहाँ तक हम जाते हैं। तो हम उन परंपराओं को तो हम नहीं बंद करेंगे, क्योंकि हमें हमारे एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत रिच है, और हमारी संस्कृति की और सबका नज़रिया है, सब उसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति वाले हो, चाहे कोई भी, पूरा विश्व हमारी संस्कृति की ओर अग्रसर है, तो हम उसको तो विलुप्त करेंगे नहीं। तो सबसे पहला जो मैं कहना चाहूँगी कि हम क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या दे रहे हैं, सबसे पहले रोक हमको उस पर लगानी। क्या होता है, देखा देखी करके उसके तो ये रखा था,
हम ये करें और वो खर्चा बहुत बढ़ जाता है। उसमें पिसता कौन है? मध्यम वर्गीय परिवार, क्योंकि जो समृद्ध परिवार है उसको फ़र्क नहीं पड़ना है, पर जो मध्यम परिवार है उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, जो शादी ब्याह में हमारे क्या होता है, आज ये है इसका ये बांटो, आज वो है उसका ये बांटो, इस पर हमको रोक लगानी चाहिए। सबसे पहले हमने महिला मंडल से शुरुआत की थी और अभी हमारे कई जगह है भी, हम सिर्फ श्रीफल देते हैं, बाकी सब पे रोक लगा दी। कई जगह हमारा हो चुका है ये। लेकिन वही होता क्या है, हमारे साथ में परेशानी क्या आ जाती है कि जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, वो तुम्हारे मंडल में चलता होगा, हम तो बांटेंगे, हमारे यहाँ तो होगा, या जैसे हम कह रहे हैं कि हमको इतने लोगों को नहीं बुलाना है, उस पर हमको रोक लगानी है। पर होता क्या है, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, नहीं हमको तो बुलाना है। तो इन सब बातों में जो सबसे बड़ी घर के जो मुखिया है, जब तक वो इस बात को नहीं समझेंगे तब तक जो पीछे वाले हैं उसको लागू नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों के साथ आती है। जबकि हमको करना ये चाहिए कि ब्रह्मभोज करना है उनके नाम से, और ब्रह्मभोज करके जो भी हमको दान वगैरह करना है वो करें। और उसके बाद जो हमारा जैसे भी मेरे ससुर जी की जब डेथ हुई थी, मेरा उस समय मैंने मेरे हस्बैंड को, सबको घर में एक ही बात मैंने बोली, मैंने कहा मेरे को इन सब पे खर्चा नहीं करना है, जो करनी उनकी जो भी वो चलता है संस्कार वगैरह वो हम करेंगे, पर मैंने कहा उनके नाम से कुछ ऐसा करें कि जो हमेशा याद किया जाए कि भाई हाँ उस समय ये हुआ था, वो सबके लिए काम में आ रहा है। याद करने से मतलब मेरा ये नहीं है कि खाली उनका नाम हो जाए, याद करने से मेरा मतलब है कि साधारण के लिए वो चीज़ काम में आए। तो वहाँ जब मुझे किसी ने आइडिया दिया था कि हमारे वहाँ मोक्ष धाम में कुछ कमी थी, उन्होंने बोला दीदी आपको ये ज़रूर करवाना चाहिए यहाँ पे, तब हमने उसको हाथ में लिया। ऐसी कुछ हॉस्पिटल में कमी थी, वहाँ पे हमने हाथ में लिया। तो हमें इस तरह के कुछ काम हाथ में लेने चाहिए कि हम अनावश्यक खर्चे ना करके अपना ध्यान इधर जाना चाहिए कि उनसे ज़्यादा तो शांति हमारे जो मृतक आत्मा है उनको उससे मिलेगी। और हमारे बच्चों की शादी में अगर हम ये सब तरह की चीज़ें करते हैं तो बच्चों को दुआ, उनसे जो दुआ मिल रही है वो दुआ सबसे बड़ी दुआ होगी। फिर हमारे रिश्तेदार नाराज़ हुए कि या कोई और नाराज़ हुआ, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो जो दुआ जिसको ज़रूरत है उसको मिला है, तो उसकी जो दुआ है वो बहुत बड़ी दुआ हमारे लिए है। और वो भगवान का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ये भगवान खुद भी, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हम सब जानते हैं, गीता में भी ये अंकित है। मैं श्रीमान केदारी जगेटा साहब से आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखें। श्रीमान जगेटा साहब। उठाने के लिए नगर सभा ने पहले भी निर्णय लिया चलित उठाने का, और उसके लिए राधेश्याम जी सोमाने ने शुरुआत भी की। उठाने में अपने घर पे करना चाहिए या सार्वजनिक जगह करें तो वहाँ 20-25 आदमियों के बैठने की जगह होनी चाहिए, बाकी चलित उठाना रहना चाहिए। 99% परिवार में 100 आदमी से 200 आदमियों का बारहवां होता है, और इस बारहवें में परिवार के सभी आदमी एक साथ बैठते हैं, 2 घंटा परिचर्चा भी करते हैं, और इस परिचर्चा से एक दूसरे को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। जबकि विवाह समारोह में एक परिवार का सदस्य 2 मिनट भी आपस में नहीं बैठ सकता है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि विवाह समारोह को भी इस 12वें के आयोजन की तरह मनाना चाहिए। संख्या कम हो, आइटम कम हो, तो सभी परिवारजन, रिश्तेदार एक साथ बैठ के आनंद ले सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। जब कोविड-19 समाप्त हो जाए तो इसमें भी एक लिमिट होना चाहिए, 400-500 आदमी शादी में हो। इसी तरह जब कोटड़ी में आइटम का निर्णय लिया गया तो मेरे बच्चे की शादी में 2000 आदमी थे, लेकिन मैंने उसमें 1313 आइटम ही बनाए, और इस आइटम लिमिट करके भी अच्छा समारोह किया जा सकता है। अब जैसा कोविड से हमको सीख मिली है कि हम कम से कम खर्चे में कम से कम व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक दायित्व निर्वहन करें, और जो बचत होती है उस बचत को हम महासभा की कई योजनाएं हैं, हमारे कई ट्रस्ट हैं, उसमें जमा करें। और सबसे पहले मैं संकल्पित होता हूं कि मेरे परिवार में
अब होने वाले किसी भी शादी समारोह में 500 आदमी से ज़्यादा संख्या नहीं होगी। एक बहुत ही अच्छा संकल्प लिया और मैं पूरा तीसरा, मानता हूं कि अपने को दृढ़ शक्ति अपने को बनानी पड़ेगी। मेरे साडू के यहाँ शादी थी और उसने प्री वो वेडिंग चलाई, मैं, मेरी पत्नी और बच्चे उसको छोड़ के आ गए। मैं जाकेटे साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी इस भावनाओं के साथ में सब हैं और आपकी भावनाओं का पालन करते हुए सभी पदाधिकारी इसको फॉलो करेंगे। बहुत सारगर्भित अपनी ये परिचर्चा मेरी नज़र में रही है और बहुत नए विचारों से मैं रूबरू हुआ हूँ सबके विचारों को सुनने के पश्चात। और जो कंक्लूजन मुझे लगा कि सब इस परिचर्चा का क्या होना चाहिए वो मैंने 4-5-6 बिंदुओं में नोट किया है। इसके माध्यम से अगर हम प्रयास करें तो कोविड के बाद की परिस्थितियों पर हम विजय पा करके समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। पहली बात एक मेरे बहुत अच्छी लगी कि साहब स्वयं से सुधार होना चाहिए, वाकई में बहुत सही है। एक कहावत है अपनी कि भरजी भुट्टा खावे दूजा ने ज्ञान बतावे, वो वाली बात चरितार्थ होती है कि अगर हम अपने घर में अपने पे अप्लाई नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को संदेश देते हैं तो उसकी कोई महत्ता नहीं है। हमें जो भी आज संकल्प लिया है, ये बातें सुनी है, उसका आचरण अपने व्यवहार में करना चाहिए। दूसरा है कि साहब व्यवस्थाओं पर खर्चा कम करें, वाकई में सही है। आडंबर और अनावश्यक खर्चों को कम करने का उद्देश्य है, भीड़ कमना या रिश्तेदारों को कट करना या संस्कारों को कट करना उद्देश्य नहीं है। वाकई में हमारा व्यवस्थाओं पर खर्चा कम होना चाहिए, परंपराओं और संस्कारों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कटौती नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों और अपनी पीढ़ी को समझाना चाहिए लेकिन फालतू की चीज़ों को और फालतू की भीड़ को कट करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा एक सुझाव है जो शायद आपकी कन्यादान वाली योजना में मददगार साबित हो सकता है। ABMM ने रिलीफ फाउंडेशन बना रखा है, हम भी यहाँ पर जिला स्तर पर एक निधि बना सकते हैं और उसमें केवल शादी ब्याह करने वालों से संपर्क करके 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार जो भी वो दे अपनी मर्जी से हम इस कन्यादान वाले फंड में लें ताकि वो पैसा जो उन्होंने बचाया है वो पैसा हमें इस फंड में दे और इस पैसे से हम कन्यादान वाली योजना को प्रोत्साहित करने का प्रशस्त कर सकते हैं मार्ग। तो जिला सभा और नगर सभा अगर इसमें फ्रूटफुलनेस समझती है तो इस पर विचार करें कि एक ऐसा फंड बनाएं और क्षेत्रीय सभा और संगठन होने वाली शादियों से संपर्क करके साहब अगर आपको लगता है कि आपने बचत की है तो आप ऐसी कन्याओं के लिए इस निधि में दान कीजिए, उससे अपना ये कन्यादान वाली योजना में बहुत बूस्टिंग मिलेगा। एक मेरा ये सुझाव है। बहुत अच्छे ढंग से इस परिचर्चा का संचालन भी हुआ, वक्ताओं ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए, निष्कर्ष भी अच्छे निकले हैं और मैं सोचता हूं कि जब भी आगे कोई ऐसी परिचर्चा होगी तब तक हम बहुत अच्छे सुधार की ओर अग्रसर हो चुके होंगे। इसी शुभकामना के साथ महेश नवमी की आप सबको बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय महेश।